छात्रों, आज हम लोग बीकॉम पार्ट 1 अकाउंट ऑनर्स के फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग की चर्चा करेंगे। आज हम लोगों के अध्ययन का विषय होगा मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। वैसे तो हम लोगों ने शुरुआत में जब क्लासेस चल रहे थे तो उस समय ही इसकी चर्चा कर रही थी, क्योंकि बिना किसी सब्जेक्ट के जाने उसके बारे में आगे पढ़ना बड़ा मुश्किल काम है। तो चर्चा तो शुरू में ही हम लोगों की हो गई थी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन के दौरान बाकी क्लासेस ऑनलाइन चलने लगे, ऐसी परिस्थिति में मैंने सोचा कि इसको भी ई नोट्स के जरिए और लेक्चर के माध्यम से इसका रिकॉर्डिंग आप लोगों के पास हो जाए तो बेहतर होगा। तो ये इसी सोच के साथ आज हम लोग मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। हाँ, तो छात्रों, आधुनिक युग में औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप व्यवसाय का प्रारूप काफी विकसित हुआ है, क्योंकि प्राचीन काल में व्यवसाय इतना विकसित नहीं था, लेकिन जैसे जैसे औद्योगिकरण हुआ तो काफी उद्योग या काफी लोग व्यवसाय की तरफ आकर्षित हुए, और जिसका परिणाम हुआ कि व्यवसाय पर बहुत ज्यादा फोकस किया गया। तो ऐसी स्थिति में व्यवसाय के क्रियाकलापों में भी जटिलताएं उत्पन्न हुई, और व्यवसाय के लेन देन के सामान्य गतिविधियों को संचालित करने हेतु हिसाब किताब को समुचित रूप में लिखने की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसी स्थिति में अकाउंटिंग अर्थात उसका लेखा जोखा रखना बड़ा ही आवश्यक होता है, क्योंकि किसी भी व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य लाभोपार्जन ही होता है। इसी उद्देश्य से व्यवसायी अपनी पूंजी लगाता है, सारे जोखिम सहन करता है, और अंत में उसे यह उम्मीद रहती है कि हमें लाभ मिलेगा। तो इस लाभ का पता कैसे चलेगा? मान लीजिए हमने अपनी पूंजी लगा दिया, हमने कोई माल बनाया, उसको बेचा, फिर बनाया, फिर बेचा, या खरीद करके बेचने का व्यवसाय करते हैं। तो खरीदा, फिर इसके बाद बेचा, तो यह क्रिया चलते रहेगी। तो आखिर पता कैसे चल पाएगा कि हमने जो भी पूंजी लगाया है, जो भी हम व्यवसाय के संचालन के लिए क्रियाएं कर रहे हैं, उसमें हमें लाभ हुआ या हानि हुई। तो इसका सही हिसाब किताब जानना आवश्यक है। तो उसको जो है व्यवसाय जो संचालित हो रहा है, उसकी हिसाब किताब को लिखने की आवश्यकता पड़ती है, और लिखने की आवश्यकता पड़ेगी तो वैसी स्थिति में उसको सुव्यवस्थित ढंग से लिखना चाहिए, क्योंकि व्यवसाय का अंतिम उद्देश्य लाभोपार्जन ही होता है। अतः व्यवसायी यह जानना चाहता है कि एक निश्चित अवधि के पश्चात व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, अर्थात व्यवसाय में लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, और यदि लाभ हो रहा है तो वह कितना है और उसमें कैसे वृद्धि की जा सकती है। इसके विपरीत यदि हानि
की स्थिति है, तो इस हानि पर कैसे नियंत्रण करके हम लाभ की संभावित योजना बना सकते हैं। तो इन सब कार्यों के लिए सही ढंग से लिखने की व्यवस्था महसूस की गई, जिसकी पूर्ति अकाउंट्स के द्वारा होती है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि लेखांकन का तात्पर्य वित्तीय स्वभाव के शब्दों को क्रमबद्ध रूप में लेखाबद्ध करने, उनका वर्गीकरण करने, सारांश तैयार करने एवं उनको इस प्रकार प्रस्तुत करने से है जिससे उनका विश्लेषण व निर्वचन अर्थात एनालिसिस एवं इंटरप्रिटेशन हो सके। क्योंकि हम जब तक उसका एनालिसिस नहीं करेंगे, उसका विश्लेषण नहीं करेंगे और उसको सही ढंग से इंटरप्रेट नहीं करेंगे, तो हम अपने व्यवसाय की सही स्थिति नहीं जान पाएंगे। इसलिए लेखांकन में सारांश का अर्थ होता है ट्रायल बैलेंस बनाना एवं विश्लेषण एवं निर्वचन का तात्पर्य है कि व्यापार खाता, लाभ हानि खाता मैंने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या आर्थिक चिट्ठा तैयार करना। तो इससे हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन होता है। दूसरे शब्दों में लेखांकन एक विस्तृत धारणा है। इसमें वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन, कर लेखांकन और अस्थायी लेखांकन या सरकारी लेखांकन शामिल है। अस्थायी रूप से यह ध्यान रखना है हमें। तो यही है लेखांकन। इसके पहले की एक प्रणाली जो है, जिसे कि हम जानते हैं बुक कीपिंग, उसकी चर्चा हम लोग पहले बहुत कर चुके हैं, इसलिए हम लोग आज से अकाउंटिंग की ही चर्चा करेंगे। क्योंकि कहा जाता है कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंट बिगिंस। तो अब हमारा अकाउंट बिगिंस हो चुका है। अब इस अकाउंट या लेखांकन के संबंध में अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड अकाउंट्स में अर्थात उसको कहते हैं AICPA ने 1961 में अकाउंटिंग की परिभाषा इस प्रकार दी है। AICPA के अनुसार लेखांकन सौदों एवं घटनाओं को जो आंशिक रूप में अथवा कम से कम वित्तीय प्रवृत्ति के होते हैं, प्रभावपूर्ण विधि से मौद्रिक रूप में लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने तथा उनके परिणामों की व्याख्या करने की एक कला है। अब यहाँ देखा जाएगा क्या कह रहा है कि इस परिभाषा में कहा जा रहा है कि लेखांकन के कार्य क्षेत्र पर इसमें विशेष रूप से प्रकाश डाला गया। इस परिभाषा के द्वारा इसमें केवल लेखे तैयार करना ही लेखांकन का कार्य नहीं माना गया, सिर्फ लेखा तैयार कर देने से लेखांकन हो गया, नहीं, बल्कि लेखों का जो है श्रेणियां और उनका विश्लेषण एवं व्याख्या पर भी जोर दिया गया है या बल डाला गया है। विद्वान स्मिथ एंड एस्बर्ग के अनुसार लेखांकन आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को माप करने और प्रतिवेदन देने का एक साधन है। अब इनकी परिभाषा से यह पता चलता है कि लेखांकन मुख्यतः वित्तीय स्वभाव वाले व्यावसायिक व्यवहारों और घटनाओं के लिखने एवं वर्गीकरण करने का विज्ञान है और इन व्यवहारों व घटनाओं का महत्वपूर्ण सारांश बनाने, विश्लेषण करने, उनकी व्याख्या और धारणाओं को उन व्यक्तियों तक पहुंचाने की कला है जिन्हें उनके आधार पर निर्णय लेने हैं। अब इन परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हम लोग वही कह सकते हैं कि अकाउंटिंग
जो है एक कला और विज्ञान दोनों है, जिसमें व्यापार की आर्थिक गतिविधियों का सारांश निकाला जाता है, उनका विश्लेषण एनालिसिस किया जाता है और उनको सही ढंग से इंटरप्रेट किया जाता है, ताकि व्यवसाय का सही परिणाम ज्ञात हो। अब हम चर्चा करेंगे इसके फीचर्स ऑफ अकाउंटेंसी, इसके क्या फीचर्स हैं। लेखांकन की परिभाषाओं का जो हमने अवलोकन किया, उन परिभाषाओं के अवलोकन से इसकी निम्नांकित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। पहला, लेखांकन व्यवसायिक सौदों के लिखने और वर्गीकृत करने की कला है। दूसरा, ये लेन देन पूर्ण आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। अब यहाँ ध्यान देना कि सिर्फ वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं उन्हें हम अकाउंट में रखते हैं। बाकी अन्य जो हम कहें कि एडमिनिस्ट्रेटिव या मैनेजमेंट से संबंधित, अभी उनकी बात नहीं हम कर रहे हैं। वहां भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी होता है, कॉस्ट अकाउंट, बाकी जैसा कि हम लोगों ने चर्चा किया कि अकाउंटिंग के, लेकिन हम मेन वित्तीय जो कला अकाउंटिंग जो हमारा है वह क्या है, तो यह लेन देन की पूर्ण आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। तीसरा, सौदे मुद्रा में व्यक्त किए जाते हैं। जो भी सौदे होंगे उनको हम मुद्रा में व्यक्त करेंगे, इतना रुपया, इतना हजार, इतना लाख, इतना करोड़, माने। चौथा, यह सारांश लिखने, विश्लेषण और निर्वचन करने की कला है। पांचवा, विश्लेषण एवं निर्वचन की सूचना उन व्यक्तियों को दी जानी चाहिए जिन्हें इनके आधार पर निष्कर्ष या परिणाम निकालने या निर्णय लेने हैं। अर्थात टॉप मैनेजमेंट को इसके बाद जो मैनेजमेंट हो या स्वयं अगर स्वामी जो इसका हो, तो वही कहा जा रहा है कि ये जो है ये सब कुछ करके जो है उन तक ये सारी सूचनाएं उनको क्लियर पहुंचानी पड़ती है। अब हम चर्चा करेंगे इसके नेचर ऑफ अकाउंट, इसका नेचर क्या है। तो लेखांकन की प्रकृति की बात अगर हम करते हैं तो इसका अभी तक जो हमने देखा या जो वास्तविकता है, तो इसमें है कि यह जो है अकाउंट इज एन आर्ट, यह एक कला है। छात्रों, अब कला की बात करें जब आ गई, तो कला क्या है, कला किसे कहते हैं। तो किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु किसी कार्य को निश्चित नियमों के आधार पर उचित एवं व्यवस्थित ढंग से करने की प्रक्रिया को कला कहा जाता है। भाई कोई निश्चित उद्देश्य हो और एक निश्चित नियम के आधार पर अगर जो किया जाता है वह कला है। क्योंकि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य लाभोपार्जन है और लाभोपार्जन के लिए निश्चित तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, अर्थात निश्चित तरीके से व्यवसायिक लेन देन किए जाते हैं, जिसे मुद्रा में प्रभावपूर्ण ढंग से लिखने, वर्गीकृत करने और सारांश में व्यक्त करने एवं उनके परिणामों की व्याख्या इसके द्वारा, इस लेखांकन के द्वारा किया जाता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखांकन एक कला है। दूसरी इसकी प्रकृति है कि अकाउंटिंग इज ए साइंस, अब साइंस के रूप में, विज्ञान के रूप में, लेखांकन एक विज्ञान है। अब हम विज्ञान की बात करें तो विज्ञान किसे कहते हैं, तो सामान्य स्थिति में
या साधारण अर्थों में विज्ञान का तात्पर्य किसी विषय के नियमबद्ध, क्रमबद्ध, शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान से है। विशेष बिल्कुल सामान्य जब हम लोग समझते हैं तो कहते हैं कि विशेष ज्ञान से है। किसी भी विषय के विशेष ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, लेकिन उसको थोड़ा और परिमार्जित करने पर हम कह सकते हैं कि इसका तात्पर्य होता है कि किसी भी विषय के नियमबद्ध या क्रमबद्ध और शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, जिसमें किसी घटना के कारण और परिणाम के बीच प्रत्यक्ष संबंध का अध्ययन करके और निष्कर्ष निकाल दिया जाता है, वही विज्ञान है। तो अब अकाउंटिंग के बारे में हम लोग चर्चा करें तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि लेखांकन भी एक विज्ञान है, क्योंकि इसमें भी विषय वस्तु का क्रमबद्ध तथा व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं कि बिना क्रम के नहीं, क्रमबद्ध अध्ययन होता है और व्यवस्थित रूप से अध्ययन को ही हम जो है हम लेखांकन कहते हैं। और लेखांकन के भी अपने सिद्धांत व नियम हैं, उन नियमों पे ही चलता है। हालांकि हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान के जो नियम हैं उस तरह से उतने तो प्रतिबद्ध नहीं है इसके नियम, लेकिन फिर भी यह बिना नियम के, क्योंकि जैसे हम लोग देखते हैं कि हमारा जो बुक कीपिंग या अकाउंट का सिद्धांत है तो उसमें है ना, जो 3 सिद्धांत हैं कि पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट या नॉमिनल अकाउंट। उसी तरह से हमारे अकाउंटिंग के भी यह करेंगे, इसके बाद यह करेंगे। जैसे बुक कीपिंग हमें जर्नल एंट्री करके और लेजर करके दे देता है, हम अकाउंटिंग के द्वारा जो है उसका ट्रायल बैलेंस विधिवत किसको रखेंगे बाएं पक्ष में, किसको डेबिट में, किसको क्रेडिट में, कहते हैं कि भाई सभी खर्चों को हम डेबिट पक्ष में रखेंगे, सभी आमदनियों को क्रेडिट पक्ष में रखेंगे, या जो भी पाने वाला है उसको हम डेबिट करेंगे और देने वाले को हम क्रेडिट करते हैं। तो कहने का अर्थ है कि बिल्कुल नियमबद्ध ढंग से हम अकाउंटिंग में भी व्यवहार करते हैं, इसलिए यह विज्ञान ही माना जाता है। तीसरा इसका नेचर है कि लेखांकन एक बौद्धिक विषय है एंड इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन, या बौद्धिक विषय मतलब इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन। लेखांकन को एक बौद्धिक विषय मानकर अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इसमें वित्तीय व्यवहारों का विवेचन, विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या की जाती है। इसलिए बिल्कुल ही बौद्धिक, ऐसा नहीं कि बिना दिमाग, जिसके पास कुछ दिमाग न हो या जो कुछ न जानता हो वह इसको कर लेगा, ऐसा नहीं हो कि इंटेलेक्चुअल की यहाँ आवश्यकता पड़ती है, यहाँ विशेषज्ञों की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसी चीज में कहता है कि जो है चूंकि इसका विवेचन, विश्लेषण एवं उनकी व्याख्या की जाती है, जिससे संबंधित जो व्यक्ति है उसको निर्णय लेने में सहायता मिलती है। चौथा इसका नेचर है कि लेखांकन एक पेशा है। अब अर्थात एक प्रोफेशन है। अब हम यहां देखेंगे पेशा किसे कहते हैं, प्रोफेशन किसे कहते हैं। तो प्रोफेशन वह कार्य है जिसमें व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, चातुर्य, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर अन्य व्यक्तियों को व्यक्तिगत सेवा प्रदान कर पारिश्रमिक प्राप्त करता है, उसे ही हम प्रोफेशन कहते हैं। उसे मैंने अर्थात अपने व्यक्तिगत ज्ञान पर, अपने प्रशिक्षण द्वारा या उस तरह के प्रोफेशनल एजुकेशन लेकर अपने अनुभव के आधार पर वह जो है व्यक्तिगत सेवा प्रदान करता है। वो व्यवसाय नहीं करता है, वो व्यक्तिगत अपना प्राइवेट प्रैक्टिस जिसको कहते हैं वो प्राइवेट प्रैक्टिस करता है। जैसे डॉक्टर का प्रैक्टिस, सब कुछ वो सारी बीमारियों के बारे में अध्ययन करता है, उनके इलाज का अध्ययन होता है मेडिकल साइंस में, और इसके बाद तब वह जो है वो सब कुछ की जानकारी रख करके
और तब बैठ करके अपनी प्रैक्टिस करता है। उसी तरह एक वकील, अब यहाँ अब चूंकि लेखांकन कैसे पेशा हो गया, अब ये देखना है, क्योंकि आजकल युग जो है बहुत ही व्यवहारिक युग हो गया है, तो इसमें क्या है, यहाँ भी आजकल लेखांकन विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करके ही लेखांकन आप कर सकते हैं। आप जो है ऐसा नहीं कि सिर्फ हिसाब किताब लिखने वाले, वो बुक कीपिंग का काम है कि हिसाब किताब लिख दिया, लेकिन जहां निष्कर्ष निकालने की बात आती है, जहां विश्लेषण एनालिसिस करने की बात आती है, उसका समरी निकालना है, उसको इंटरप्रेट करना है, तो वहां किसी खास स्पेशलिस्ट की आवश्यकता होती है। तो वैसी स्थिति में जो है, जैसे यहाँ होता है अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट या अन्य जो लोग होते हैं, वे लोग एक विशेष प्रशिक्षण के द्वारा ही जो अकाउंटेंसी को डील करते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह एक प्रोफेशन है। पांचवा, यह एक सेवा कार्य है, माने सर्विस एक्टिविटी। अब हम सेवा कार्य की चर्चा करें तो सेवा कार्य कैसे हुआ है, तो लेखांकन एक जो है, मान लीजिए इसका प्रकृति है कि यह जो है सेवा कार्य, इसका उद्देश्य व्यवसायिक क्रियाओं के संबंध में परिणामात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करना है। अर्थात व्यवसायिक जो क्रियाएं हैं, जो हमारे लेन देन होते हैं, या जो लाभ हानि या आय व्यय का विवरण, वो सारी वो जो क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं के संबंध में परिमाणात्मक वित्तीय सूचनाएं प्रदान करता है। यह उन लोगों को लेखांकन सूचनाएं उपलब्ध कराता है जो इसके आधार पर महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहते हैं। अर्थात मैनेजमेंट या ऑनर या डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो भी होते हैं, तो इसलिए कहता है कि यह जो है एक सर्विस एक्टिविटी है, या एक सर्विस एक्टिविटी है। इसके बाद छठा कि यह सामाजिक शक्ति है, सोशल फोर्स। अब एक बात आती है भाई अकाउंटिंग में सोशल की क्या बात है, तो हम इसको इस रूप में देखें कि कहता है जैसे आधुनिक युग में जनहित की समस्याओं के समाधान में लेखाकर्म की महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है। क्यों महत्वपूर्ण भूमिका हो गई है लेखाकर्म की? क्योंकि जैसे हम उदाहरण स्वरूप हम समझें कि मूल्य निर्धारण, मूल्य नियंत्रण, करारोपण में लेखांकन व्यवहारों को आधार माना जाता है। अर्थात माने किसी वस्तु का मूल्य निर्धारण करना हो या टैक्स की बात आती है, तो जो अकाउंटिंग आपका है, कंपनी के ही अकाउंटिंग की बात करें तो उस अकाउंटिंग को ही प्रमाण माना जाता है, अगर सही ढंग से रखा गया है तो वहां अगर हम देखते हैं तो यह अकाउंटिंग जो है एक तरह से इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है सोशल फोर्स भी है। अब हम चर्चा करेंगे नेचर के बाद इसके स्कोप, इसका क्या स्कोप है, क्या। तो जैसा कि हमें ज्ञात है कि लेखांकन का कार्य पुस्तपालन के बाद आरंभ होता है। हम लोग चर्चा ऐसी किए थे कि पुस्तपालन अर्थात बुक कीपिंग के बाद, क्योंकि बुक कीपिंग का काम है कि बुक कीपिंग इज द मेथड ऑफ कीपिंग रिकॉर्ड्स और एनालाइज या इंटरप्रेटेड द डाटा इन ए सिस्टमेटिक मैनर कहा जाता है। तो माने वह जो है जो भी लेन देन हुआ उसको लिखने की एक कला है। तो जब वो बुक कीपिंग द्वारा लिख दिया जाता है तो उसके बाद जो है अकाउंटिंग का कार्य प्रारंभ होता है। ये कहा जाता है कि वेयर बुक कीपिंग एंड्स अकाउंट बिगिंस।
तो ऐसी स्थिति में हम लेखांकन के कार्यक्षेत्रों की चर्चा करें तो इसका पहला कार्यक्षेत्र है कि पुस्तपालन की प्रविष्टियों की जांच करना। जो भी लिखा गया बुक कीपिंग में, उसकी जो भी एंट्रीज हैं, तो उसका जांच करना अकाउंटिंग का काम। कल को अकाउंट के लिए बुक कीपिंग जिम्मेवार नहीं है, लेकिन बुक कीपिंग के लिए अकाउंट या अकाउंटिंग जिम्मेवार है, क्योंकि उसका कर्तव्य होता है कि वह उसके कार्यों को देखे कि हाँ जो बुक कीपिंग के सिद्धांत हैं, अकाउंटिंग के सिद्धांत हैं, उनके अनुसार यह एंट्री की गई है या नहीं, यह लेखा किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं किया गया है तो उसका काम है कि उसमें सुधार करवावे। अर्थात अकाउंट की देखरेख में बुक कीपिंग का कार्य होता है। इसलिए जो है उसको जांच करना पहला इसका जो स्कोप या क्षेत्र हम कहें तो इसका क्षेत्र है। दूसरा है कि खातों के योग तथा शेषों की जांच करना। अकाउंटिंग द्वारा जो भी लेजर बनाए गए उस सारे लेजर की जांच करना इन्हीं का काम है। वे उसकी आप जांच कीजिए और जांच करके देखिए वहां भी कि हाँ सही है कि नहीं। इसके बाद लेजर के शेष से ट्रायल बैलेंस कराना। अब यहाँ से इनका अपना काम, वहां तक तो जांच करने की बात थी कि जो बुक कीपिंग द्वारा किया गया कार्य है उसका जांच किए। अब यहाँ से इनका अपना कार्य प्रारंभ होता है कि क्योंकि हम जानते हैं कि लेजर की सहायता से ही ट्रायल बैलेंस तैयार किया जाता है। और ट्रायल बैलेंस क्या है? तो कहता है कि एक तरह से गणितीय जांच, जो अब तक जो भी प्रविष्टियां की गई हैं वे सही हैं या नहीं, उसकी जांच की जाती है मैथमेटिकल टेस्ट ट्रायल बैलेंस के द्वारा। ट्रायल बैलेंस के दोनों तरफ डेबिट और क्रेडिट साइड के जो बैलेंस होते हैं, जो शेष होते हैं, उनको लिख दिया जाता है और लिख करके उनका टोटल किया जाता है, उनका योग किया जाता है। अगर दोनों का योग मिल गया तो माना जाता है कि पीछे की जो प्रविष्टियां हैं वे सही ढंग से की गई हैं। क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम से यह चलता है, तो डबल एंट्री सिस्टम में क्योंकि दोहरा प्रभाव पड़ता है, डबल इफेक्ट होता है, इसलिए दोनों पक्ष बराबर होंगे। हालांकि कुछ हम लोग इंटरमीडिएट में भी पढ़ चुके हैं या हम लोग जानते हैं। अब आप कोई नए नहीं हुए अकाउंट्स और बुक कीपिंग के लिए कि कैसे कुछ गलतियां रहने पर भी ट्रायल बैलेंस का योग बराबर हो जाता है। तो अब वहां तक हमको अभी नहीं जाना है, हम लोगों को जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सबको उसकी जानकारी है। तो यह तो हो गया कि खातों के जो शेष हैं, जो बैलेंस हैं, उस बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाना। चौथा इसका जो स्कोप है वह है एडजस्टमेंट लिखना। जो भी एडजस्टमेंट, मान लीजिए एडजस्टमेंट क्या है, तो कुछ कार्य ऐसे होते हैं जो कि अंतिम खाता बनाते समय, फाइनल अकाउंट बनाते समय, अर्थात वर्ष के अंत में तक जो है वो अधूरे रहते हैं, उनकी अधूरी प्रविष्टियां रहती हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे खर्चे हैं जो हो चुके हैं लेकिन जिनका भुगतान नहीं किया गया है, या कुछ ऐसे खर्च हो सकते हैं जो अगले साल के हैं लेकिन इसी साल, जिनको कि प्रीपेड कहा जाता है, पूर्व में ही दे दिया गया है, या उसी तरह से बहुत सी बातें हैं। तो जो एडजस्टमेंट या जो लिखने से छूट जाएं, ऐसे भी कुछ होते हैं। तो उन सारे एडजस्टमेंट को लिखने का काम जो है वह इनका क्षेत्र है। के बाद फाइनल अकाउंट तैयार करना। अब फाइनल अकाउंट तैयार करने के बाद यदि एक उसके बाद जो है, मान लीजिए कि अगर कोई उसके बावजूद भी कुछ गलतियां हो गई हों, चाहे वो
जनरल एंट्री की गलती हो, चाहे लेजर की गलती हो, ट्रायल बैलेंस की गलती हो, या फाइनल अकाउंट की गलती हो। कभी कभी ऐसा होता है कि बाद में पता चलता है, नहीं उस समय नहीं पता चलता है। जैसा कि हमने कहा कि ट्रायल बैलेंस में दोनों पक्ष मिल गया तो हमने समझ लिया चलो भाई ठीक है, बैलेंस शीट में दोनों पक्ष मिल गया तो हमने समझा चलो ठीक है, हमारा बैलेंस शीट भी सही है, फाइनल अकाउंट भी हमारा सही हो गया। लेकिन कभी कभी होता है कुछ गलतियां ऐसी हैं, कुछ स्वभाव की हैं कि जिनके रहने पर जो है इस तरह की स्थिति आ जाती है कि दोनों पक्ष बराबर रहता है। इसके बारे में आप जानते ही हैं, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर। तो इसलिए मैंने कहा कि उसके बारे में बहुत विशेष चर्चा नहीं करें, लेकिन फिर भी सामान्य स्थिति में हम जान लें। तो अगर ऐसा होने के पश्चात लेकिन बाद में पता चलता है कि हाँ यहाँ गलती हो गई, तो गलती हो गई तो अब ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ दिया जाए। मान लीजिए घर में हमसे गलती हो जाती है, तब भी हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका सुधार करें। तो ये तो अकाउंटिंग की गलतियां हैं, इसका सीधे सीधे जो है आर्थिक स्थिति पर प्रभाव पड़ेगा, व्यवसाय के विश्वसनीयता पर प्रभाव पड़ेगा। अगर मान लो हम गलती से ही अगर छूट गया है, लेकिन अब दूसरा अगर उसको हम दूसरा देखेगा या हम प्रमाण के रूप में ले जाएं उसको, कभी आवश्यकता पड़ गई तो कोर्ट में, या आवश्यकता पड़ने पर कभी कभी इनकम टैक्स वाले भी मांग देते हैं, सेल टैक्स वाले मांग दिए, तो वैसी स्थिति में तो हमारी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी और अविश्वसनीयता हो जाएगी हमारे अकाउंट पर। तो इसलिए भूल सुधार भी बड़ा आवश्यक है। तो उसके लिए उसके रेक्टिफाई करने के लिए जो है इसका क्षेत्र है तो उसको रेक्टिफाई करेगा, अर्थात रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसके बाद सातवां और अंतिम खातों का विश्लेषण कर उसके आधार पर निष्कर्ष निकालना। अब जब वो फाइनल अकाउंट बना लेता है तो उसके बाद जो है अब उसका निष्कर्ष निकाल के, और जो हम लोग बात किए कि मैनेजमेंट को या अपने ऑनर को प्रस्तुत कर देता है। तो ये हो गए अकाउंटिंग के स्कोप। आज हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि जैसा कि मैंने पूर्व में भी कहा कि हम लोग इसकी पढ़ाई रेगुलर क्लास में कर चुके हैं, लेकिन अब चूंकि हमारा लगभग सिलेबस अब समाप्त हो गया, तो मैंने सोचा कि क्यों न एक बार उसको पुनः दोहरा दिया जाए। हालांकि इसमें कई चैप्टर्स को हमने दोहरा दिया है जो पहले पूर्व में ही समाप्त हो चुके थे और आप लोग पढ़ भी चुके हैं थे, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि चलो हमें मिला है मौका, तो इस माध्यम से हम आपको ई नोट्स भी दे देते हैं और कुछ फिर से कुछ लेक्चर दे दिया गया ताकि आपका रिवीजन भी हो गया। तो उसी क्रम में, इसलिए ऐसा न लगे क्यों लास्ट में क्योंकि पहले हम लोग अपना सिलेबस पूरा कर रहे थे, अब हम लोगों को जो है अब चूंकि गर्मी की छुट्टी होने वाली है, तो ऐसी स्थिति में तब तक हम लोगों का सिलेबस जो है इसको पूर्ण करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी थी, इसलिए मैंने इसे पूरा किया। नेक्स्ट जो भी होगा क्लास इसमें हम लोग मिलेंगे और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।